नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ है निधि, प्रतिमा और समीर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के सिलसिले का। शिमला में 100 किलोमीटर दूर रामपुर के झाकड़ी में बादल फटने के बाद कोहराम मचने की जानकारी आ रही है। 2 लोगों की मौत की भी खबर है, तो 40 से ज्यादा लोग लापता है। राहत और बचाव का काम जारी है। इस पर ये अपडेटेड रिपोर्ट देखिए। कुदरत की मार, तबाही का मंजर, बादल फटने से दहशत, नाले में सैलाब, तबाही के निशान, लापता लोगों की तलाश। तस्वीरें शिमला के समेज खड्ड की है। झाकड़ी में समेज खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक बादल फटने से मुश्किलों का सैलाब आ गया। बादल फटने से पूरे इलाके में बर्बादी हुई। कई मकान इस आपदा का शिकार हुए तो कई दुकान भी सैलाब की चपेट में आई। बादल फटने की त्रासदी कलेजा चीर देने वाली है। इस आपदा में लापता हुए लोगों के परिजन बिलख रहे हैं, अपनों के लिए तड़प रहे हैं। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड और फायर सर्विसेज की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। लापता लोगों को पूरे इलाके में तलाशा जा रहा है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। राहत और बचाव के काम में स्थानीय प्रशासन भी मदद कर रहा है। उपायुक्त अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने आपदा साइट का जायजा भी लिया। स्थानीय अधिकारियों ने राहत और बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस आपदा में सैकड़ों घरों का संपर्क टूट गया। इन लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग चुका है। स्थानीय लोगों को खाने पीने की दिक्कत भी हुई। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मंडी और शिमला में बादल फटने से तबाही मची है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के सीएम से इस आपदा पर बात की है। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से हुई तबाही की है। हिमाचल के कुल्लू, मंडी और शिमला में बादल फटने से त्रासदी आई हुई है। इन तीनों इलाकों में त्राहिमाम मची है। मंडी की एक और तस्वीर देखिए। पधर उपमंडल में बादल फटने से मलबा घरों में घुस गया। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुदरती तबाही के बीच सीएम सुखविंदर सुक्खू ने इमरजेंसी बैठक की। इस मीटिंग में राहत और बचाव कार्यों को लेकर चर्चा की गई। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम सुक्खू से हिमाचल में आई आपदा पर बात की और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। क्लाउड बस्ट हुआ, कोई सुबह का समय था, 4:40 के करीब एक ही रेंज में 3 से 5 तक क्लाउड बस्ट हुए हैं। 50 के लोग करीब मिसिंग है। 2 डेड बॉडी रिकवर कर ली है और अभी पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगले 36 घंटों में भी यहाँ अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए हैं। सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुँच गए हैं। एसडीआरएफ की टीम पहुँच गई है। एनडीआरएफ की टीम पहुँच गई है। हिमाचल के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में आसमान से वज्रपात हुआ है। इस वज्रपात ने बड़ी बड़ी इमारतों को भी चकनाचूर कर दिया। सैलाब की सबसे खौफनाक तस्वीर। सिर्फ 7 सेकंड में इमारत जमींदोज। कुछ पल में गिरी इतनी बड़ी इमारत। तस्वीरें हिमाचल के मंडी में आए सैलाब की है। ये इमारत देखते ही देखते जमींदोज हो गई। महज चंद सेकंड में पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई और लोग देखते रह गए। एक दूसरे से गुहार लगाते रह गए। अपनी आंखों से इस विशाल इमारत को गिरते हुए देखते रहे। ये तस्वीरें साक्षात तबाही की है। ये तस्वीरें आसमानी प्रहार से आई उस आफत की है जिसने पहाड़ों में कोहराम मचा दिया। नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करें। पहाड़ों में मचे हाहाकार की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं। कुल्लू के मलाना इलाके में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई। लोगों ने कहा कि पावर प्रोजेक्ट का डैम ओवरफ्लो होने से उसके टूटने का खतरा पैदा हो गया है। डैम ओवरफ्लो होने से भारी नुकसान हुआ है। इस बेकाबू सैलाब से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। स्थानीय लोगों के सामने बाढ़ का खतरा सबसे बड़ा संकट बनकर खड़ा है। और हिमाचल में कुदरती तबाही पर हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने मंडी की बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत से बात की। आइए आपको ये बातचीत दिखाते हैं। मंडी से सांसद कंगना रनौत हमारे साथ हैं। अभी मंडी के हालात ऐसे आपने देखा होगा जैसे कि जो खबरें वहां से आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने आप सारी सिचुएशन का जो है ब्यौरा दिया है, लेकिन इट इज एन ऑन गोइंग थिंग। अभी भी वहाँ पे काफी स्थिति में जो है रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट है। तो सबसे पहले तो मैं सबसे यही विनती करती हूँ कि अभी अपने घरों से मत निकलिए और जितना सेफ रहेंगे प्रशासन के लिए भी उतना ही अच्छा रहेगा, जितने कम लोग जो है वो खतरे में पड़ेंगे। और बाकी मैंने भी आज सुबह हर जगह पे जो है डिप्टी कलेक्टर से बात करके
पूरी रिपोर्ट्स मांगी है। और उनका भी यही कहना है कि अभी जो स्थिति ऐसी है यहाँ पे ना ही कोई ट्रैवल करे। मैं भी चाहती थी कि लोगों को मिलूं और उनसे जो है वो और क्या कर सकते हैं इस वक्त पे, तो उनका दर्द भी बांट सकते हैं, लेकिन हमें यही कहा गया है कि सिचुएशन अभी गंभीर है और भी बारिश हो सकती है और भी बादल फट सकते हैं, तो आप नहीं आइए कहीं भी। हिमाचल में मैं सैलानियों को भी ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी हिमाचल ट्रैवल मत कीजिए। उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर, जहां भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है। सड़कों पर 3 से 4 फुट तक पानी जमा है। दुकानों में भी पानी घुस गया है। ये देवनगरी हरिद्वार की तस्वीर है, जहां लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर अस्त व्यस्त है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कों पर सैलाब बह रहा है। हरिद्वार के कई कॉलोनियों और बाजारों में पानी भरा हुआ है। शहर में अधिकतर सड़कों पर नदियों की तरह पानी बहने लगा। हरिद्वार के पौष इलाकों में भारी जल जमाव है, जबकि यहाँ कई बड़े बड़े शोरूम में पानी घुस गया है। कनखल के लाटोवाली में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। ये पेट्रोल पंप की तस्वीर है, जहाँ गाड़ियों में पेट्रोल भराने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। पेट्रोल पंप पर घुटनों से ज्यादा पानी भरा हुआ है। उसके बाद भी तेल भरवाने के लिए लाइनें लगी हैं। पानी के बीच लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं। हरिद्वार की रानीपुर मोड़ में भगत सिंह चौक के सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे मार्केट में पानी घुसा हुआ है। सड़कों पर 3 फीट पानी भरा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से यहाँ रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जगह जगह पानी जमने से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने और बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं श्री केदारनाथ धाम में मार्ग पर सोनप्रयाग में बादल फटने की घटना के बाद फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। जंगल और पहाड़ी रास्तों के बीच श्री केदारनाथ धाम के ये श्रद्धालु हैं, जो यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से भीमबली के बीच फंस गए थे। बादल फटने के बाद रास्ते के बह जाने पर रुके यात्रियों के लिए एसडीआरएफ ने ये वैकल्पिक रास्ता बनाया और शिव भक्तों को बाहर निकाला। इस बीच बादल फटने की घटना के बाद यात्रियों के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश की जा रही है। इस बीच बड़ी लिंचोली में एनडीआरएफ, डीडीआरएफ के जवान श्रद्धालुओं को निकालने में जुटे हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग से लेकर गौरीकुंड और सोनप्रयाग लिंचोली में आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने देर रात गौरीकुंड और सोनप्रयाग बाजार को खाली करवा लिया। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से गंगा नदी उफान पर है। ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं। गंगा नदी खतरे के निशान के काफी नजदीक बह रही है। ऋषिकेश में गंगा किनारे के कई घाट पानी में डूब गए हैं। गढ़वाल मंडल में मौसम विभाग ने कई जगहों पर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर रखा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को नदी से दूरी बनाए रखने को कहा जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहेड़ा, टिहरी, गढ़वाल का दौरा किया। धामी ने भारी बारिश और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे। कुदरत की तबाही हर तरफ नजर आई। ये 4 धाम यात्रा के मुख्य मार्ग में पड़ने वाली घनसाली के जखनियाली और नौताड़ है, जहां कल रात बादल फटा था। प्राकृतिक आपदा से 2 लोगों की मौत हो गई। धामी ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। धामी ने इस दौरान बचाव और राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र से भारी बारिश से प्रभावित इलाकों की जानकारी ली और अगले 24 घंटे तक सभी अधिकारियों को अलर्ट मूड में रहने का आदेश दिया है। आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अभी तक 315 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। बाणगंगा और बूढ़ा केदार क्षेत्र के प्रभावित गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। पुल टूटने पर बैली ब्रिज बनाकर जल्द से जल्द आवागमन बहाल किया जाए। 4 धाम यात्रा को देखते हुए सीएम ने जिला अधिकारियों को पेयजल और बिजली की पर्याप्त आपूर्ति समेत तमाम व्यवस्थाएं रखने का निर्देश दिया है। और उत्तराखंड के रामनगर में सांवलदे नदी ने कहर बरपाया है। कई घरों में पानी दाखिल हो गया है। नदी का भयानक रूप देखकर ग्रामीणों ने भागकर अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई। ये उत्तराखंड के रामनगर का इलाका है। आप देख सकते हैं कि सांवलदे नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। नदी के तेज बहाव में यहाँ के लोग काफी डरे हुए, सहमे हुए हैं। नदी किनारे रह रहे लोगों के घरों में पानी घुस गया है। नदी के तेज बहाव में लोगों के घरों में रखे सामान भी बह गए। नदी का पानी इतने उफान पर था कि ग्रामीणों ने भागकर अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सर जैसे नदी आई तो हमने बच्चे से भगाए, जैसे तो अब हम सामान पकड़ नहीं पाए
और क्या कहते हैं हमारा बिस्तर ये सब चला गया है। क्या कहते हैं खाने पीने का भी कुछ नहीं रहा हमारे घर में। बच्चे बिल्कुल ऐसे हैं, कहाँ जाए हम। देखिए मुझे यहाँ रहते हुए सालों बीत गए हैं, लगभग 30-40 साल हम मुझे रहते हुए हो गए यहाँ पे, लेकिन इतना पानी मैंने आज तक इस सांवले की नदी में नहीं देखा। अचानक आज गांव वालों का फोन आया कि बहुत भारी उफान में जो है सांवले का नाला यहाँ पे आ चुका है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि वह अतिशीघ्र इस आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुँचे और लोगों को तत्काल मुआवजे की राशि यहाँ पे दी जाए। और जानकारी ये भी है कि केदारनाथ धाम यात्रा फिलहाल स्थगित है। बीती रात उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के पास बादल फटने से 8 लोगों की जान चली गई है, जबकि 6 लोग घायल हैं। कल रात को जो बादल फटा था इस गदेरे में पता है। बादल फटने से बाबा केदारनाथ के पैदल मार्ग का एक बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क आगे काफी दूर तक खत्म हो गई, केवल पहाड़ और पत्थर दिख रहे हैं। बादल फटने के बाद आए सैलाब की वजह से एक बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह गया, जिसमें करीब 1 दर्जन लोगों की जान चली गई। बताया जाता है कि जगह पर कई दुकानें थीं जो पानी के साथ बह गई, उनका नामो निशान नहीं बचा। सैलाब की वजह से सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड के बीच कई जगहों पर रास्ता टूट गया है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। गौरीकुंड में भी मंदाकिनी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग घबराकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। एहतियातन गौरीकुंड और सोनप्रयाग पार्किंग को खाली कराया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आज चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। इधर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बादल फटने से भारी तबाही मची। जागेश्वर धाम में भारी नुकसान की खबर है। बादल फटने के बाद भागीरथी नदी भी उफान पर है। रुद्रप्रयाग से अल्मोड़ा तक तबाही के बाद एहतियातन स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। इधर गुरुग्राम में बारिश की वजह से आफत आई हुई है। हाई टेंशन लाइन के करंट की चपेट में आने से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। देखिए सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाती ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें गुरुग्राम में हुई लापरवाही की हैं। शहर में हुई बारिश 3 लोगों की जिंदगी निकल गई। बारिश के दौरान जल जमाव में करंट आने की वजह से क्वालिटी इंजीनियर, कोरियाई कंपनी के ड्राइवर समेत 3 लोगों ने तड़प कर दम तोड़ दिया। परिजनों ने पुलिस, नगर निगम और बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बारिश की वजह से यहाँ पे जल भराव हो रखा था और ये खुले नंगे तारे पड़े हुए हैं विभाग की लापरवाही की वजह से। यहाँ करंट फैलने से जयपाल हमारा भाई और 2 लोग जो कोई यूपी के बताए जा रहे हैं, उन 3 लोगों के यहाँ पर करंट लगने से मृत्यु हो गई। गुरुग्राम में बारिश से हुए जल जमाव की वजह से बिजली का करंट फैल गया। दरअसल इफ्को चौक पर हुए जल भराव से बचने के लिए तीनों शख्स इस फुटपाथ पर खड़े थे, तभी कई फीट तक भरे पानी में करंट फैल गया और 3 शख्स झुलस गए। काफी देर तक तड़पने के बाद तीनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक मृतकों में शामिल महेंद्रगढ़ के जयपाल एक कोरियन कंपनी में ड्राइवर थे, तो सुल्तानपुर के रहने वाले वसीम, उस्मा और उन्नाव के निवाली दिवेश भी इस हादसे में जान गंवा बैठे। जयपुर में भारी बारिश के बाद बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 4 साल की बच्ची भी शामिल है। कई घंटे तक रेस्क्यू के बाद डेड बॉडी को निकाला गया। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ की टीम के द्वारा किया गया है। ये राजधानी का वीकेआई इलाका है और ध्वज नगर कॉलोनी है। यहाँ पर जो सिविल डिफेंस की टीम है वो मेरे साथ मौजूद है। किस तरीके से आपने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया, कितने बजे आप लोग यहाँ पहुँचे थे? सर सुबह 6 बजे आ गए थे हम यहाँ पे। क्या परेशानी आई, क्योंकि ये जो बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर भी बेसमेंट है? सर सुबह आए तो गेट तक पानी था, फिर बेसमेंट के नीचे भी बेसमेंट पूरा पानी खाली हुआ। उसके बाद में फिर अंदर गए, अंदर सर्च किया हमने। 3 घंटे हमें सर्च करके फिर बॉडियाँ कलेक्ट किया हमने। तो 3 घंटे आपने सर्च किया, क्या परेशानी आई, क्योंकि जो बड़ी मात्रा में मलबा भी था अंदर? सर मलबा भी था, ऊपर से छत की जो पट्टियाँ थी वो आधी झूल रही थी, आधी ऐसे लटकी हुई थी। गैस का रिसाव हो रहा था, कई गैस चालू हो रही थी और गैस के जो वेपर्स होते हैं वो हवा में उड़ रहे थे, तो इसलिए हम टॉर्च वगैरह का भी यूज़ नहीं कर सकते थे उसमें। ठीक तरफ से देखेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लड आया है। सारे जो भी गेट वगैरह, दीवार वगैरह सब टूट गई थी और अचानक से 1 मिनट 2 मिनट में बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तो उनको बचने का चांस मिला ही नहीं। और वहीं चुरू में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में तबाही देखी गई। कई पुरानी इमारतें जमींदोज हो गईं। देखिए पूरी खबर। चुरू का ये हाल है। पानी से शहर बेहाल है। लोग मोटर चलाकर पानी को लगातार बाहर निकाल रहे हैं। कुछ लोग घर के बर्तन के सहारे पानी बाहर निकाल रहे हैं। लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी जाए तो जाए कहां। देखिए पूरा शहर कैसे पानी में है। नालियां जाम पड़ी हैं, मेन होल खुले पड़े हैं।
जिससे तेज रफ्तार से पानी सड़कों पर निकल रहा है और फिर घरों में घुस रहा है। निचले इलाकों का हाल और भी बुरा है। चुरू ब्लॉक के कई जगहों पर 3 से 4 फीट पानी भरा है। एहतियातन सभी स्कूल आज बंद रखे गए। बताया जा रहा है कि देर रात से हो रही बारिश की वजह से वार्ड नंबर 41 में एक निजी स्कूल की दीवार तोड़कर बरसात का पानी अंदर दाखिल हो गया। वहीं झारिया मोरी के पास पुरानी हवेली का मलबा गिरने से सड़क बंद हो गई। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे तक 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का दौर जारी है। चुरू के साथ ही राजस्थान के जयपुर, करौली, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक, नागौर और हनुमानगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इससे आने वाले समय में लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां विजयवाड़ा में कृष्णा नदी में उफान आया हुआ है, तो बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ड्रोन कैमरे में कैप्चर इन तस्वीरों को देखिए। नदी, नाले, सड़क और मकान का फासला पानी से मिट चुका है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का बड़ा इलाका समंदर में तब्दील हो गया है। शहर में निचले इलाकों में रहने वाले लोग छटपटा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप सिहर जाएंगे। देखिए कैसे विजयवाड़ा के बड़े इलाके में पानी ही पानी दिख रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं। जहां के ज्यादातर लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया गया है। विजयवाड़ा के 30% हिस्से में बारिश की वजह से जल जमाव की समस्या पैदा हो गई है। 24 घंटे में कई बार बारिश होने की वजह से कृष्णा नदी में उफान आया हुआ है। कृष्णा नदी में वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में नदी में कटाव भी देखा गया है। नदी किनारे बसे इलाके भी बाढ़ और सैलाब की चपेट में आ गए हैं। विजयवाड़ा के पास कृष्णा नदी पर बना डैम भी लबालब पानी से भर गया है। अगले कुछ दिन मूसलाधार बारिश हुई तो डैम का पानी खतरे के निशान को पार कर जाएगा। ऐसे में डैम से पानी छोड़ना पड़ेगा। लिहाजा स्थानीय प्रशासन बाढ़ बारिश की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और आज मूसलाधार बारिश ने पाकिस्तान के लाहौर को पानी पानी कर दिया। 3 घंटे में 350 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे 44 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। कुदरत की मार से लाहौर में आवाम त्राहिमाम कर रही है। आसमान से बरसी आफत, सड़कों पर सैलाब का कब्जा, अस्पताल में दाखिल हुई बाढ़, मरीजों के वार्ड में पानी ही पानी। तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर की है। लाहौर में 3 घंटे नॉन स्टॉप बारिश से सड़कें नदियां बन गई। लाहौर शहर सैलाब के जबड़े में फंस गया। लाहौर हाई कोर्ट से लेकर बस स्टैंड तक हर सड़क पानी में डूब गई। लाहौर पर कुदरत की जबरदस्त मार पड़ी है। पानी के प्रचंड प्रहार से लाहौर तड़प उठा। अवाम त्राहिमाम कर रही है। जल तांडव से लाहौर के ज्यादातर हिस्सों में कोहराम मचा है। बेहिसाब बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। आसमान से बरसती आफत ने लोगों की सांसें फुला दी हैं। लाहौर में जबरदस्त जल तांडव लोगों के हलक सुखा रहा है। बारिश के बाद हुए जल भराव से लोग पूरी तरह से बदहवास है। पानी की वजह से लोगों को खाने पीने की सामान के लिए दिक्कत हो रही है। पानी के प्रचंड प्रहार से कराहते लाहौर की एक एक तस्वीर देख लीजिए। सैलाब का विकराल दृश्य, बाढ़ की विभीषिका, भयावहता की नई परिभाषा गढ़ रही है। आसमान से लगातार आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश ने लाहौर प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से फेल साबित हुई है। अस्पताल में दाखिल सैलाब ने लाहौर प्रशासन के सरकारी दावों को डुबो दिया है। कुदरत की मार से चीन भी परेशान है। कई प्रांतों में बाढ़ बारिश की वजह से भीषण तबाही मची है, तो कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से जिंदगी पर ब्रेक सी लग गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बाढ़ और बारिश में बहते चीन की इन तस्वीरों को देखिए। पानी में ढहते मकानों को देखिए। सड़क पर सैलाब में तैरती कारों को देखिए। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। चीन के हेनान प्रांत में भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। जल प्रलय जैसे हालात हैं। तेज रफ्तार सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। बाढ़ का पानी मकान से लेकर दुकान तक में घुस चुका है। चीन में किस कदर तबाही मची है, इसकी ये झलक भर है। बाढ़ से हुई पूरी तबाही देखकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। हर तरफ अथाह पानी है। ऐसा लग रहा है चाइना टाउन जल समाधि ले चुका है। जल संसार में किसी तरह सांसें गिन रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। चीन में बारिश के बीच फुटपाथ अचानक धंस गया। फुटपाथ का हिस्सा धंसने के बाद बड़ा गड्ढा हुआ। देखते ही देखते फुटपाथ पर हुए गड्ढे में ये पेड़ भी समा गया। फुटपाथ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया। फुटपाथ पर बने इस गड्ढे में खुद को सुपर पावर कहने वाले चीन के दावे भी समा गए। अब चीन के शादोंग से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरों को देखिए। कुदरत के कहर की सबसे डरावनी तस्वीर, सबसे खौफनाक मंजर। अचानक लैंडस्लाइड के बाद बाल बाल बची कार सवार की जान। ट्रक ड्राइवर भी इस लैंडस्लाइड का शिकार होने से बच गया। और अहम खबर है दिल्ली से सटे गुरुग्राम से। गुरुग्राम में एक फैक्ट्री में गैस लीकेज की घटना सामने आई है। कांदीपुर इंडस्ट्रियल एरिया की यह घटना बताई जा रही है। प्रशासन ने आसपास के इलाके को खाली करवाया है। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। तमाम तरह के एहतियाती कदम इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाए जा रहे हैं।
लैंडस्लाइड की घटना के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं वहां, तस्वीरें दिखाते हैं। Lot of them want to be relocated, so I hope the government takes that into account. There is still a lot of work to be done here, but it's a huge tragedy. I'd like to thank all the people who are working here, the doctors, the nurses, the administration, volunteers. I'm very proud of everyone who's working here, but it's very, very sad to see. Well, let's see. I mean, to me, this is a national disaster for sure. But let us see what the government says. Look, I don't think this is the place or the time to talk about political issues. People here require help. So I think the time right now is to make sure that all the assistance comes. There are people here who are in shock. They need medical assistance. So I think those are the things we should be discussing. Let me finish. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in them getting the best possible care, best possible protection, and being looked after for the future. It is very deep to your heart. So how you feel after this disaster? And you are also a part of this system. You are also part of this Wayanad. I feel how I had felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died. And here people have not just lost a father. They've lost the whole family, entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt, and this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it, it's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. And I think we all owe these people respect, affection, and we should all be standing with them. And I'm very proud that a lot of people are standing with the people of Wayanad. In fact, the whole nation's attention is towards Wayanad, and I'm sure that the whole nation is going to help the people of Wayanad. Thank you very much. तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका पहुंचे हैं वायनाड। लैंडस्लाइड इलाकों का उन्होंने दौरा किया है, शिविरों में गए हैं। प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। Similar to what my brother feels, we have spent the whole day meeting people who have suffered. It's an immense tragedy. We've met a little boy who was holding on for 6 hours trying to save his mother, and he failed. Not just his mother, his whole family. His whole family, and he managed to save his grandmother, but he failed to save his mother. We can only imagine the kind of pain that people are suffering. And as my brother said, they've lost their entire families. So we are here to give as much comfort and support as we can, to help in any way we can. And I am also very proud to see how everybody is coming together, not just from Wayanad and from Kerala, but from the whole country, to help everybody who is going through this. And I think that at times like this, all of us should just do everything that we can to support our countrymen and those who are suffering. There's been a big tragedy in Himachal as well today. I think perhaps over 40 people have passed away there as well in a very similar situation. So our condolences and wishes for them also to get over this tragedy as best they can, and all our support and help to everybody. And I just have no words actually. Ma'am, there are so many kids, there are so many kids who lost their whole family. Do you have anything in mind for them? So our state governments have also offered help. We are helping from here, and of course the administration here is also doing all they can.
And when we're here tomorrow, we are thinking of sitting down and just charting out how many affected people there are, what all we can do, what help is coming, how much support is coming, and how we can assist, especially the children. तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में कितने लोग प्रभावित हैं ये बता रही थी प्रियंका गांधी। आगे बढ़ते हैं, नई संसद में पानी के रिसाव पर सियासी हंगामा हो गया है। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करके सरकार को घेरा है। ये संसद भवन में पानी टपकने का वीडियो है। ये वीडियो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। संसद भवन में टपकते पानी का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। अखिलेश ने कहा कि जनता पूछ रही है कि बीजेपी सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर और। वहीं संसद में पानी टपकने पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। इसका बारे में आज अडजर्नमेंट मोशन दिया, उसके लिए सरकार ने विरोध करके उसका अडजर्नमेंट मोशन की चर्चा नहीं किया। अब नया पार्लियामेंट है, 1 साल हुआ नहीं है अभी भी, 1 साल का अंदर ऐसे पानी गिर रही है पार्लियामेंट का। इसका कहाँ बात करें, किससे बात करें? लोकतंत्र का मंदिर बोल रहे थे मोदी जी, लोकतंत्र मंदिर का अंदर पानी आ रही है, राम मंदिर का अंदर पानी आ रही है, क्या करें? इधर संसद भवन में पानी टपकने पर लोकसभा सचिवालय का बयान भी सामने आया है। रोशनी के लिए लगाया गया ग्लास का डोम के ग्लास से गोंद हटने से पानी का मामूली रिसाव हुआ। तुरंत पानी के रिसाव को इसके बाद हालांकि रोक दिया गया। ये बयान सामने आया है लोकसभा सचिवालय। और आज संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने उन्हें रेल मंत्री बोल दिया। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भड़क गए और उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। हमें अध्यक्ष हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते। 7,000 से ज्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिजाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो। एक भी लोग, आप मुझे बताओ, 558 में से एक भी जीरो था, एक भी कैब एसी नहीं थी। जहां हंगामे की तस्वीरें सामने आई सदन से, वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने आज राज्यसभा में युवाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने चुनाव लड़ने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने की मांग की। आज राज्यसभा में राघव चड्ढा ने राजनीति में युवाओं की भागीदारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने देश की औसत आयु और युवाओं की आबादी के आंकड़े गिनाए। राघव चड्ढा ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित उम्र सीमा कम करने की मांग की है। कि आज हमें युवाओं को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ताकि वो भारत की मुख्य धारा की राजनीति में आएं। और इसके लिए सर मैं ये सुझाव लाया हूं कि, और मेरे आपके माध्यम से निवेदन है भारत सरकार से, कि इस देश में चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल है। आप लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो चुनाव लड़ने के लिए आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस उम्र को 25 से घटाकर 21 साल करे और 21 साल का युवा हमारी मुख्य धारा की राजनीति में अगर आना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए। राघव चड्ढा ने कहा कि युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। युवा अगर 21 साल की उम्र में चुनाव लड़ना चाहे तो उसे लड़ने देना चाहिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। कोटे में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST कोटे में सब कैटेगरी सही है। 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6-1 से ये फैसला दिया है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के फैसले को सुनाते हुए साफ कर दिया है कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। हालांकि कोर्ट का ये भी कहना है कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST आरक्षण के अंदर जातियों को अलग अलग हिस्सा दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा आरक्षण में वर्गीकरण हो सकता है। कुछ जातियां ज्यादा कमजोर स्थिति में है। राज्य अगर किसी जाति को आरक्षण में विशेष हिस्सा देना चाहते हैं तो पहले उन्हें आंकड़े जुटाने होंगे। दरअसल पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में से 50% वाल्मीकि एवं मजहबी सिख को देने का प्रावधान किया था। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एक याचिका को खारिज कर दिया। देखिए डिटेल रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मालिकाना हक संबंधी हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना है। यानी अब हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस विवाद से जुड़े मामलों में ट्रायल शुरू होगा। 7/11 की अग्नि परीक्षा थी, वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें। और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। ये केस शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए थे। पूरा विवाद मुगल बादशाह औरंगजेब के वक्त की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। महीनों चली लंबी बहस के बाद आज फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को तगड़ा झटका दिया है। तो हिंदू पक्षकारों की दलील ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ एरिया श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। बड़ा हर्ष का विषय है हिंदू पक्ष के लिए कि 350 साल से जो डिस्प्यूट था इस मंदिर पे वो लगभग अब सॉल्व हुआ है। प्राइम फेसी ये डिक्लेयर किया है कि ये चलने लायक सूट है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उस पे रोक अरेस्ट करते हुए उस मामले को उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और हिंदू पक्ष के एप्लीकेशन को कहा कि ठीक है अब ये आगे बढ़ेगा, मेंटेनेबल है और 12 अगस्त के बाद इसमें इशू फ्रेम होगा। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है, इतिहास रचने वाला फैसला आया है। 355 साल बाद सनातन धर्म की जीत हुई है। मेरे संतों ने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी थी, मेरे पूज्य पूर्वजों ने कैसे लड़ाई लड़ी थी, ये दिन हमें देखने को मिला है, हमारा सौभाग्य है। लखनऊ में कल बारिश के दौरान महिलाओं से बदसलूकी का मुद्दा आज यूपी विधानसभा में उठा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि एक आरोपी यादव है और दूसरे का नाम अरबाज। ऐसे लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन चलेगी। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। और कल हुए लखनऊ के गोमती नगर में हुड़दंग मामले को लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। लापरवाही के आरोप में 6 पुलिस वाले भी, इन पर भी गाज गिरी है।
ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें लखनऊ के गोमती नगर की हैं। राह चलती महिला को पानी में गिराने और उनके साथ अभद्रता करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है, जिन्होंने तहजीब के शहर की मर्यादा को बारिश के पानी के साथ धो डाला। शुरुआती जांच में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई, जिसके बाद 6 अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। स्थानीय पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस उपायुक्त को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। साथ ही स्थानीय प्रभारी निरीक्षक, चौकी इंचार्ज और चौकी पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ पुलिस ने दावा किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बहरहाल लखनऊ की इस शर्मनाक वीडियो से हुड़दंगियों ने ताज होटल के सामने केवल 1-2 लोगों के साथ नहीं, बल्कि सड़क से आते जाते हर किसी को भिगोने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं कि इस अंडरपास के पास जो भी गाड़ियां आ रही हैं, उन पर पानी की बौछार की। ये लोग अराजकता की सीमाएं लांघने पर आमदा थे। कुछ लोगों ने अंडरपास के पास से गुजरती कारों के गेट खोलकर लोगों को भिगोने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भाजी और हुड़दंगी लोगों को भगाया था। अयोध्या और हरदोई के रेप केस को लेकर भी सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। इसमें अयोध्या में मोइन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बेरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? और यूपी विधानसभा में नौजवानों के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैं यहां कोई नौकरी करने नहीं आया हूं। आखिर सीएम को ऐसा क्यों कहना पड़ा, आप भी सुनिए पूरा बयान। एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। राहुल गांधी सितंबर के पहले हफ्ते में अमेरिकी यात्रा पर जाएंगे। राहुल वहां कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी अब पहली बार विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। राहुल गांधी सितंबर के पहले हफ्ते में अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। राहुल वहां कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राहुल अपने विदेशी दौरे के दरमियान शिकागो, डलास, कैलिफोर्निया पहुंचेंगे। इसके अलावा वाशिंगटन दौरे पर भी जा सकते हैं। मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा के साथ यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात करेंगे। साथ ही राहुल अमेरिका में उद्योग जगत के लोगों से भी मिल सकते हैं। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी विदेश जाएं, मिलने जाएं, लोगों से बातचीत करने जाएं, वहाँ भी इंडियंस हैं, उनसे कुछ अपनी बात सुनने जाएं कि वो क्या सोचते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो ये कहते हैं कि वो पार्ट टाइम कर रहे हैं। भाई पार्ट टाइम करें जो फुल टाइम करें। आपके पेट में दर्द क्या हो रहा है ये बताइए। मेरे कहने का मतलब आपको राहुल गांधी जी से अब डर लगने लगा है। बात ये है, आज दिल्ली में भारत और वियतनाम के बीच 9 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार में 85% से ज्यादा का इजाफा हुआ है।
ये तस्वीरें चीन को परेशान करने वाली हैं। आज भारत और वियतनाम के बीच 9 अहम डील हुई। $30 करोड़ की क्रेडिट लाइन पर बनी सहमति से वियतनाम की समुद्री सीमा और सुरक्षित होगी, जिससे समुद्र में चीन की दादागिरी पर अंकुश लगेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के विचारों में समानता है। हम स्वतंत्र, नियम आधारित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने सहयोग को जारी रखेंगे। आज की हमारी चर्चा में हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की ओर कई कदम उठाए। हम मानते हैं कि विकसित भारत 2047 और वियतनाम के विजन 2045 के कारण दोनों देशों में विकास ने गति पकड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुद्ध धर्म हमारी साझा विरासत है, जिसने दोनों देशों के लोगों को आध्यात्मिक स्तर पर एक दूसरे से जोड़ा है। हम चाहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का लाभ वियतनाम के युवा भी उठाएं। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे मामले में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने न्याय की मांग को लेकर आज एक बार फिर प्रदर्शन किया। 5 दिन हो गए राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के बाद पुलिस प्रशासन एक तरफ, छात्रों का आंदोलन दूसरी तरफ ऐसे खड़ा है। एक बार फिर छात्रों ने मृतकों को न्याय दिलाने और व्यवस्था ठीक करने की मांग को लेकर कैंडल जलाया। पिछले दिनों कुछ छात्रों ने एमसीडी कमिश्नर से मुलाकात भी की, लेकिन आश्वासन से ज्यादा कुछ नहीं मिला। उन्होंने जो हमको कहा है वो सिर्फ आश्वासन दिए हैं। हमने कहा सर रिटर्न में आप कुछ दे दो, हम स्टूडेंट्स को जाके दिखाएंगे। अगर प्रोटेस्ट आपको रुकवाना है तो आप हमको रिटर्न में आश्वासन दे दो। उन्होंने रिटर्न में नहीं दिया, सिर्फ ओरली बोला। इधर आज भी एमसीडी के कर्मचारी बड़ी बड़ी मशीनें और फावड़े लेकर पहुंचे, नालियों की सफाई में जुटे, क्योंकि कल की ताजा बारिश ने यहाँ के जल जमाव की हकीकत को फिर सामने ला दिया है। राजेंद्र नगर उसी कोचिंग सेंटर के बाहर तकरीबन 3 से 4 फुट पानी भर गया था। एमसीडी को 5 दिन का वक्त मिला था, लेकिन तब तक भी नालों की सफाई नहीं की जा सकी। हालांकि पंप लगा करके पानी निकाल दिया गया। चूंकि इलाके में सारे कोचिंग सेंटर्स बंद हैं तो कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन अब आप देखेंगे कि एमसीडी इस बारिश के बाद अब गुरुवार की सुबह इस तरीके से नालों की सफाई कर रही है। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली एलजी पर बोला है हमला। कहा जहां बीजेपी की जिम्मेदारी वहां एलजी मौन। मयूर विहार फेज 3 हादसे के लिए एलजी के खिलाफ हो कार्रवाई, ये डिमांड की है संजय सिंह ने। कहा है कि एलजी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये तो नहीं चलेगा कि आप जहां भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होगी, जहां एलजी की जिम्मेदारी होगी, वहां पूरी तरह से खामोशी साध लेंगे। एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। घटना की जानकारी जैसे मिली, हमारे स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार जी वहां पे पहुंचे। इन्होंने पूरा जितना हो सकता था अपनी ओर से वहां रह के इन्होंने सारे प्रयास किए। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी तय होगी। मेयर के लिए तो कहते हैं गिरफ्तार कर दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, कहते हैं बर्खास्त कर दो। मैं कहना चाहता हूं इस घटना के लिए दिल्ली के एलजी को बर्खास्त करो, दिल्ली के एलजी को बर्खास्त करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। एक मासूम बच्चे की और उसकी मां की जान गई है। तो इसलिए आज डीडीए किस प्रकार से काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है। अगली खबर झारखंड से है। यहां झारखंड विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विधायकों ने सदन के फर्श पर सोकर अपनी रात बिताई। विधायक आखिर घर क्यों नहीं गए, देखिए इस रिपोर्ट में। चादर तानकर सो रहे ये झारखंड के बीजेपी विधायक हैं। कल रात ये अपने घर नहीं गए और विधानसभा के बरामदे में फर्श पर ही सो गए। लेकिन एक तो सावन की बरसात, ऊपर से झिंगुर की झंझनाती कान फोड़ू आवाज विधायकों को सोने नहीं दे रही थी।
बगैर एसी, गद्दे और तकिया के कुछ विधायक तो नींद मारते दिखे, कुछ ने आंखों में रात काटी तो कुछ विधायकों ने मोबाइल देख देख कर रात बिताई। अब आपको बताते हैं फर्श पर आए विधायक आखिर चाहते क्या। दरअसल बीजेपी के ये विधायक राज्य में युवाओं के रोजगार और निविदा कर्मियों के स्थायीकरण की मांग पर अड़े हैं। मामले को लेकर विपक्ष के विधायक सदन स्थगन के बावजूद लगभग 8 से 10 घंटे तक सदन के अंदर ही बैठे रहे। देर रात 10 बजे के करीब मार्शल आउट किए जाने के बाद विधायक लॉबी में धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। रात गहराई तो विधायक घर जाने के बजाय विधानसभा परिसर के अंदर ही चादर डालकर सो गए। ऐसा पहला मौका है जब झारखंड में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के दौरान विधायकों ने विधानसभा परिसर के अंदर ही जमीन पर सोकर रात गुजारी हो। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायकों ने अपनी मांग पर सीएम हेमंत सोरेन से जवाब मिलने तक सदन छोड़कर नहीं जाने की ठान रखी है। और हरिशंकर तिवारी के गांव में बुलडोजर चलने पर सियासत गर्मा गई है। प्रशासन ने तिवारी की प्रतिमा के लिए बनाए गए चबूतरे को गिरा दिया है। ये पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी का पैतृक गांव ताड़ा है, जहां प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। यहां हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगाने के लिए बनाए गए चबूतरे को बुलडोजर से ढहा जा रहा है। मूर्ति लगाने के लिए बन रहे फाउंडेशन को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन के इस रवैये से नाराज लोगों ने विरोध किया। बताया जा रहा है ग्राम सभा की जमीन पर चबूतरा निर्माण पर चल रहा था, इसलिए प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर ने भी इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिस सरकार में कल्याण सिंह के जमाने में उनके पिता मंत्री रहे, आज उनके पिता की मूर्ति लगाने से रोका जा रहा है। विनय शंकर ने कहा उनके पिता की मौत के बाद इसी सरकार ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए बनाए गए चबूतरे को प्रशासन द्वारा ढहाए जाने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक बीजेपी का बुलडोजर दुकान मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है। यहाँ रुक ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।